सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप एक P&L अकाउंट को बनाते हो, कुछ एक्सपेंसेस उसमें करते हो, तो उनकी डिडक्शंस आपको कब मिलती है? कुछ एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। कब मिलती है? जब उनकी आप एक्चुअल पेमेंट कर देते हो। जिस साल में एक्चुअल पेमेंट की जाएगी उसी साल में डिडक्शन मिलती है। और ये एक्सपेंसेस कहां पे कवर्ड है? अंडर सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जी हां सर, हमें पता है, आप हमारा टाइम वेस्ट मत करो। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको सेक्शन 43B नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको एक कंडीशन समझा रहा हूं 43B की, कि कब माना जाता है कि एक्चुअल पेमेंट हो गई है। बिकॉज ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं जब क्लाइंट कह रहा है कि हां मैंने पेमेंट कर दी है, ऑफिसर कह रहा है कि नहीं ये पेमेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये क्या लूप होल है जहां पे केसेस असेसी के अगेंस्ट चले जाते हैं? तो वीडियो को समझना जरूरी है। ये जो केस लो है मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, वहां से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। हम इसे इजी लैंग्वेज में बिल्कुल समझेंगे। तो प्लीज वीडियो को अभी पॉज करो, वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे केसेस को आपके साथ डिस्कस करने में इजी लैंग्वेज में। तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लेना। सो केस बात कर रहे हैं हम ओडिशा हाई कोर्ट का। तो इसमें हुआ क्या था, पहले हम समझते हैं एक्चुअल पेमेंट का मतलब क्या है। अब पेमेंट, अगर एक पेमेंट की जा रही है उसमें एक पेयर इन्वॉल्व है, एक पे इन्वॉल्व है। मतलब जब पेयर के पास से पैसा निकल जाए तो पेई के पास पैसा आना भी चाहिए, इसका मतलब है एक्चुअल पेमेंट। सर ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें क्या डिफिकल्टी की बात है? जी हां, बिल्कुल सही बात है। अब सपोज करो अगर आपने कोई अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से डेबिट कर दिया, क्लाइंट के अकाउंट से निकल गया है, बट जो रेसिपिएंट है उनके अकाउंट में नहीं जाता। सर ये क्या हुआ? क्लाइंट के अकाउंट से निकला, रेसिपिएंट के अकाउंट से नहीं गया, तो कहां गया? बीच में एक इशू चल रहा है, इसलिए वो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा है। अब अमाउंट यहां से निकला है, एस्क्रो अकाउंट में गया, बट रेसिपिएंट के पास नहीं गया, तो क्या हम इसे एक्चुअल पेमेंट मानेंगे? पढ़ते हैं एक बार फिर समझते हैं। इफ ओनली वन पार्ट इज फुलफिल्ड, जैसे हमारे एग्जांपल में क्लाइंट ने पेमेंट की, वो वन पार्ट फुलफिल्ड हो गया, द पेयर हैज मेड द पेमेंट, ठीक है, बट द पेई हैज नॉट रिसीव्ड इट, देन इट कैन नॉट बी सेड दैट द सम हैज बीन एक्चुअली पेड। तो उस केस में हम नहीं कहेंगे कि ये एक्चुअली पेड हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक इस पेमेंट के ऊपर असेसी का कंट्रोल चल रहा है। देखो ये तो आपका एक बेस बना कि हां पेमेंट तभी मानी जाती है जब पेयर के अकाउंट से डेबिट हो जाए, पेई के अकाउंट में रिसीव हो जाए। पेयर पेई, आई होप आप समझते हो। पेयर का मतलब है जो पे कर रहा है, और पेई का मतलब है जो रिसीव कर रहा है। इसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट अगर इनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा, कहीं और जा रहा है किसी अकाउंट में, तो अब एक्चुअल पेमेंट नहीं बोलेंगे। अब बैकग्राउंड समझते हैं। असेसी ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करनी थी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा को, पे कर रहे थे एट द रेट ऑफ 6 पैसे पर यूनिट। रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट 20 पैसे पर यूनिट। असेसी इस रेट को चैलेंज करता है, हाई कोर्ट में जाते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं, और हाई कोर्ट क्या करता है, ठीक है जब तक डिसीजन नहीं निकल आता आप क्या करो, 6 पैसे पर यूनिट पे करते रहो, बट जो बाकी 14 पैसे पर यूनिट है ना, वो एक सेपरेट अकाउंट में पे करो, इन अ सेपरेट अकाउंट टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। 6 पैसे जो है वो गवर्नमेंट को जाएंगे, 14 पैसे अभी गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाएंगे, बट एक सेपरेट अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि फाइनल डिसीजन अभी नहीं निकला, क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है। सब्सिक्वेंटली क्या होता है, जो कोर्ट है वो डिसमिस कर देती है रिट पिटीशन। तो असेसी क्या करता है, हार नहीं मानता, कह रहा मैं तो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ कर देती है, ठीक है आप 6 पैसे पर यूनिट पे करते रहो गवर्नमेंट को, बाकी जो पैसे हैं आप एस्क्रो अकाउंट में पे कर दो, गवर्नमेंट को मत दो। अभी पढ़ लेते हैं। बाय एन इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, डायरेक्ट करती है असेसी को टू कंटिन्यू पेइंग द एडमिटेड अमाउंट ऑफ डिमांड। मतलब 6 पैसे पर यूनिट पे करते रहो, पर जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो तब पे करना जब फाइनल आ जाए, ठीक है। ये भी हो गया, असेसी ने ये काम करना फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब आता है केस। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 9-10 असेसी ने एक रिटर्न फाइल की थी, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम बनाई थी। उस कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम में असेसी ने क्या किया था, डेबिट किया था 11 करोड़ अराउंड 11 करोड़ 42,61,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ठीक है। अब ये जो 11 करोड़ है ना गाइस, ये पूरा टोटल अमाउंट है। इसमें से कुछ अमाउंट कितना है, 6,29,11,000 का ये अमाउंट था एस्क्रो अकाउंट में। मतलब 11 करोड़ तो टोटल अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का, टोटल 6 पैसे प्लस 14 पैसे 20 पैसे टोटल है। मतलब ये जो 6 करोड़ है ये एस्क्रो अकाउंट में है, जो कि अभी तक पेयर ने पे किया है, बट
रेसिपिएंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पैसा नहीं गया, ये भी उन्होंने क्या किया, इसे क्लेम कर लिया। अब जब असेसी क्लेम करेगा एओ तो उठ के आएंगे ही आएंगे। एओ ने क्या किया, एओ ने इस अमाउंट को, जो 6 करोड़ का अमाउंट है जो एस्क्रो अकाउंट में पड़ा है, उसको कर दिया डिसअलाउ कि ये 43B में एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा। अब एओ ऐसा करेंगे तो हम चुप करके बैठेंगे नहीं, हम सीएटी अपील के पास गए, असेसी गया, टैक्स पेयर गया, और सीएटी अपील ने भी क्या किया, उन्होंने भी एओ की बात मान ली। ठीक है, अब एपीलेंट क्या करता है, अब एपीलेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। असेसी देन वेंट इन फर्दर अपील टू द आईटीएटी, आईटीएटी के पास चले जाते हैं। उसमें एपीलेंट क्या बोलता है कि मैंने सेक्शन 43B को कंप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि मैंने तो पेमेंट कर दिया है। उन्होंने बोला कि मैंने तो एक्चुअली पेमेंट कर दी है। वो क्या बोलते हैं, उनकी बात भी सुनना और समझना। वो कहते हैं ठीक है, मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है, रेसिपिएंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, बट जब फ्यूचर में सपोज करो ये केस असेसी के फेवर में आता है तो ये पैसा मुझे वापस मिलेगा, मतलब असेसी को वापस मिलेगा, तो असेसी इसे क्या करेगा, अपने P&L अकाउंट में इसे ऑफर करेगा। इफ इन द फ्यूचर द असेसी सक्सीडेड इन द अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वो केस जीत जाते हैं तो क्या होगा, जो बाकी 14 पैसे है वो उनको वापस मिल जाएगा। देन इन द इवेंट ऑफ द अमाउंट, ये जो 6 करोड़ है उनको वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। तो वो क्या करेंगे, इसको ऑफर कर देंगे अंडर आईटीआर, अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। तो मतलब आप हमें अभी एक्सपेंस क्लेम करने दो, जब आप हमें वापस करोगे हम इसे एज अ इनकम ऑफर कर देंगे, और वो भी विद इंटरेस्ट आ रहा है। सो इन दैट केस देयर वाज नो लॉस टू द रेवेन्यू। असेसी ये बोल के क्लेम करना चाह रहे थे कि मैंने पेमेंट की है 6 करोड़ की, आपके अकाउंट में नहीं आ रहा, बट ठीक है, जब मुझे वापस मिलेगा मैं टैक्स भी तो दूंगा अगर मैं जीत जाऊंगा तो। ये असेसी ने बोला। ही सबमिटेड दैट जो एओ और सीआईटी अपील जो बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, वो भी तो अपना आंसर देंगे ना। उन्होंने बात क्या बोली, ये जो एक्चुअली पेड का मतलब है ये तब माना जाता है जब जो पेयर होता है, हमारे एग्जांपल में जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, उसकी जो पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल ना रहे। आज मेरे अकाउंट से डेबिट हो रहा है तो फ्यूचर में मेरे पास वो पैसा आया ना आए, कोई कंट्रोल रहना नहीं चाहिए। मैंने पेमेंट की, ठीक है, वो चला गया, अब वो मेरे पास कभी नहीं आ सकता। इसे बोलते हैं एक्चुअली पेमेंट। इस केस में आपका कंट्रोल है उस पेमेंट के ऊपर, फ्यूचर में आपके पास आ सकता है, तो इसलिए हम इसे एक्चुअली पेमेंट नहीं मानेंगे। असेसी ने क्या किया, एस्क्रो अकाउंट में किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एक्चुअल पेमेंट कर दी है। आगे बढ़ते हैं तो कोर्ट क्या बोलती है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 43B ऑफ द एक्ट वाज टू एंश्योर दैट अ लायबिलिटी कुड बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ओनली। 43B क्या कहता है, डिडक्शन तभी मिलेगी जब असेसी ने इसे एक्चुअली पे कर दिया और फ्यूचर में उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि वो वापस आ सकता है। तो कोर्ट क्या बोलते हैं, देयरफॉर व्हाइल इट मे बी करेक्ट टू से कि असेसी ने पे किया अमाउंट इन डिस्प्यूट, बट उन्होंने पे किया है ओनली, इट पेड इट ओनली इनटू एन अकाउंट फ्रॉम विच द स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट विड्रॉ द अमाउंट। मतलब असेसी ने अकाउंट तो डेबिट किया अपना, और किस अकाउंट में जा रहा है, एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है। तो ऐसे अकाउंट में जा रहा है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट का नाम तो लिया जा रहा है, बट स्टेट गवर्नमेंट इस अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकती जब तक असेसी के फेवर में ना केस, असेसी के अगेंस्ट केस ना चल जाएगा। क्योंकि अगर फेवर में जाएगा तो असेसी को पैसा मिल जाएगा, अगेंस्ट जाएगा तभी तो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अभी तो इस अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर पाएगी। इट पेड इट ओनली इनटू एन अकाउंट फ्रॉम विच द स्टेट गवर्नमेंट कुडंट विड्रॉ द अमाउंट। तो कोर्ट ने यह बोला कि इस केस में हम एक्चुअली पेड नहीं मान सकते हैं। तो कोर्ट ने एक और केस भी दिया, एक केस था गुजरात हाई कोर्ट का, गुजरात का। उसमें क्या था, उसमें असेसी ने बैंक गारंटी दी थी। बैंक गारंटी दी थी कि अगर मैंने एक्साइज ड्यूटी नहीं पे की तो आप बैंक गारंटी को एनकैश करवा लो। तो मतलब बैंक गारंटी दी थी, एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुई थी। द असेसी, इसके यहां से पढ़ते हैं, दैट अ बैंक गारंटी इज ओनली अ प्रॉमिस बाय द बैंक टू पे टू द बेनिफिशियरी द अमाउंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। It was held that furnishing of bank guarantee will not tend amount to making payment। इसको हम एक्चुअल पेमेंट नहीं मान सकते अंडर सेक्शन 43B। और जो करंट केस है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भी, वो भी सेम लाइक इसी केस के लिए है। जैसा बैंक गारंटी के केस में बोला जा रहा है वैसा ही केस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के केस में भी है। तो दोनों केस में एक्चुअल पेमेंट नहीं मानी जा रही, बिकॉज आपका कंट्रोल है, फ्यूचर पेमेंट आपके पास आ सकती है। पेमेंट तभी मानी जाएगी जब आपका कोई कंट्रोल ना रहे।
Therefore, the requirement of section 43B of the act was not satisfied. तो इस केस में उनको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। बाकी जो एस्क्रो अकाउंट में जमा किया था, यह है केस का टाइटल गाइज। ये मैं जजमेंट अपने टेलीग्राम में शेयर करूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज ये केस हम आपको काफी इजी लैंग्वेज में बता देते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।